हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज का अपना जो लेक्चर है उसमें हम करने वाले हैं परासरण दाब, जिसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं इंग्लिश में। भाई आपको एक चीज पता होगी, वो क्या पता होगी? हम इस वक्त जो पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री क्लास 12 जिसका चैप्टर पहला है सॉल्यूशन यानी कि विलयन, उसका ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा भैया? 18वां। यूपी बोर्ड की क्लासेस हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, है ना। तो ये हमारा 18वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं भैया? इस लेक्चर में हम करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। क्योंकि भाई इससे पहले हमारे 17 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने विलयन को बहुत ही डिटेल पढ़ा है और पिछले 3 लेक्चर में जो हमने पढ़ा है वो क्या चीज पढ़ी हुई है? अणुसंघ गुणधर्म। वो चीज हमने क्या पढ़ी है? अणुसंघ गुणधर्म, जो विलयन वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कितने होते हैं भैया अणुसंघ गुणधर्म? 4 होते हैं सर। पहला कौन सा होता है? वाष्प दाब का अपेक्षीय वनमन होता है। दूसरा क्वथनांक का उन्नयन होता है। तीसरा हिमांक का अवनमन होता है, जिनको हम 1 बाय 1 सारी क्लासेस में कर चुके हैं। भाई आज का जो लेक्चर है उसमें हम करने वाले हैं परासरण दाब को। चलिए अब हम करते हैं भाई परासरण दाब। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, हम परासरण दाब को स्टार्ट कर देते हैं कि परासरण दाब हमारा क्या होता है। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है शुरुआत में। प्रॉब्लम क्या है सर? दाब अपन को पता है कुछ ना कुछ होता है, लेकिन सर ये परासरण क्या है? जब तक हमको सर परासरण के बारे में नहीं पता होगा क्या हम परासरण दाब को बता सकते हैं? आंसर इज नो। सर जब तक हमें परासरण ही नहीं पता है कि परासरण क्या होता है तो हम परासरण दाब को कैसे बताएंगे? बिल्कुल नहीं बता सकते। तो सर हमारा तो पहला कर्तव्य सर ये बनता है कि पहले हम परासरण को जाने, उसके बाद परासरण दाब। बिल्कुल सही बात है। चलिए सर, तो पहले हम जानेंगे परासरण को कि परासरण क्या होता है, उसके बाद जानेंगे परासरण दाब को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा, एनिमेशन भी दिखाऊंगा, पूरा का पूरा अच्छे से तरह से इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। चलिए परासरण दाब को करते हैं। अगर आपको परासरण दाब जानना है तो परासरण दाब के लिए हम क्या करते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं। चलिए हमने एक बर्तन ले रखा है, ठीक है। और इसमें करना क्या है, आपको बिल्कुल इसके बीचों बीच मैंने इसमें एक मेम्ब्रेन लगा दी है। क्या लगा दी भाई? एक मेम्ब्रेन, मतलब एक झिल्ली लगा दी है मैंने भाई। मैंने यहाँ पर एक लगा दी है झिल्ली, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने एक बर्तन लिया है और एक बीच में झिल्ली लगा दी है। सर ये झिल्ली कैसी है, किस चीज की झिल्ली, ये बता दीजिए भाई। ये जो झिल्ली मैंने लगाई है इसका नाम होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। आप कहेंगे सर ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? झिल्लियों के भी प्रकार होते हैं क्या? हम कहेंगे सर बिल्कुल होते हैं, झिल्लियों के भी प्रकार होता है। अगर नहीं पता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। झिल्ली की बात करूं 3 प्रकार के होते हैं, पारगम्य, अपारगम्य और अर्धपारगम्य। पारगम्य, अपारगम्य और अर्धपारगम्य। सर ये किसके आधार पर होते हैं? ये आधार पर होती हैं कि इनमें से आर पार कौन निकल के जा रहा है। विलयन पढ़ रहा है ना, तो विलयन में 2 चीजें होती है सर। क्या होता है? एक विलायक और दूसरा विलेय, यही तो होता है। एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। अगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, एक चीज क्या पूछता हूँ, पहले यहाँ लिख लेते हैं भाई। हमारे पास में एक कौन होता है? विलायक, बिल्कुल ठीक बात है सर। दूसरा क्या होता है हमारे पास? विलेय, ठीक। एक विलायक होता है, दूसरा हमारे पास विलेय होता है। अगर मैं कणों के आकार की बात करूं कि विलायक के कण के आकार बड़े होते हैं या विलेय के, तो हम सीधा सीधा एक चीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अगर मान लीजिए अपने पास कौन है? विलायक है, ठीक है सर। अपने पास कौन है? विलेय है, वो भी ठीक है। इनमें से कणों के आकार किसके ज्यादा हो? कॉमन सेंस से सोच के देखना। अगर हम आकार की बात करें तो कॉमन सेंस से सोचने की कोशिश करो। भाई विलायक कौन है? मतलब पानी है। विलेय किसको मिला रहा है? मान लो नमक ले लो। अब तुम खुद सोचो, जल के कणों का आकार बड़ा होगा या नमक के कणों का आकार बड़ा होगा? तो हम कहेंगे सर नमक के कणों का आकार बड़ा होगा। तो विलेय के जो कण होते हैं हमेशा विलायक के कणों से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। सर बड़े होते हैं, यहां से हम बड़े होते हैं, विलायक के कण होते हैं। इसका मतलब यहाँ देखिए भाई, यहाँ क्या देखना है? यहाँ पर हमको देखना है सर जो विलायक है इसके कण कैसे होते हैं? स्मॉल, छोटे होते है ना। और इसके कैसे होते हैं? लार्ज, मतलब बड़े होते हैं कंपैरेटिवली। इससे बड़े होते हैं हमारे किसके? विलेय के कण। अब इनके आधार पर हमारी जो झिल्लियां हैं वो होती हुई 3 प्रकार की। सर कैसे बोलेंगे 3 प्रकार की? किसको हम बोल सकते हैं 3 प्रकार की? भाई पारगम्य का मतलब क्या है? पारगम्य का मतलब है आर पार जाना।
ऐसी कोई भी झिल्ली जिसमें से होकर, मान लीजिए मैंने क्या करा, पानी ले रखा ना, पानी में मैंने नमक घोल दिया, अभी मैं किसी झिल्ली से नमक का पानी उसके ऊपर डाल रहा हूं और नीचे भी नमक का पानी निकल के आ रहा है, नमक का पानी ही निकल के आ रहा है, मतलब पानी भी निकल रहा है, नमक भी निकल रहा है सर, वो पारगम्य झिल्ली जिसमें से विलायक और विलेय दोनों आर पार निकल सकते हैं, उससे हम पारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोई भी ले लो भाई, जो नॉर्मली घर पे हमारे झिल्लियां रहती हैं वो सब पारगम्य झिल्ली होती हैं, चाहे चार छन्नी चलनी ले लो, है ना, दुपट्टा ले लो, कोई और झिल्ली ले लो, वो सब क्या होती है, हमारी पारगम्य झिल्ली। सर ऐसी झिल्लियां जिनसे ना तो विलायक निकल पाता है और ना ही विलेय निकल पाता है, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं सर अपारगम्य झिल्ली, उसे हम क्या कहेंगे, अपारगम्य झिल्ली। जैसे पॉलिथीन ले लो, पॉलिथीन होती है, हमने क्या नमक का पानी लिया उसमें भर दिया, अब उसके नीचे से होकर उसमें से आर पार ना तो हमारा पानी निकल रहा है और ना ही नमक निकल रहा है, इसका मतलब सर, इसका मतलब वो हमारी कौन सी झिल्ली होगी, अपारगम्य। सर एक झिल्ली इस प्रकार की होती है जो छोटे छोटे कणों को तो आर पार निकलने देती है, लेकिन बड़े बड़े कण उसमें से आर पार नहीं निकल पाते, उसको हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। यानी कि ये आधे लोगों को अलाउ करती है, आधों को नहीं। कहने का मतलब इसमें से विलायक छोटे हैं तो ये तो आर पार निकल जाएंगे, लेकिन विलेय के कण बड़े हैं तो ये हमारे आर पार नहीं निकल पाते, तो ये हमारे आर पार नहीं निकल पाते। जिनमें से विलायक के विलायक के अणु क्या होते हैं, आर पार जा सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते, उसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी इसमें से आधे जा सकते हैं, आधे नहीं, यानी विलायक जा सकता, विलेय नहीं, इसलिए इसको हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। भैया ये जो मैंने झिल्ली यहाँ पर लगाई है वो मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई है, मतलब यहाँ से विलायक के कण तो आर पार जा सकते हैं लेकिन विलेय के नहीं जा सकते। आप कहेंगे सर ऐसी कोई झिल्ली होती है क्या, हम कहेंगे सर बिल्कुल होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। आपको एक नॉर्मली बेसिक्स एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कभी अंडा देखा हो, आप अगर अंडे को जैसे उबाला है, अगर उसको आप तोड़ते हो ना, तो ऊपर से जो कवर होता है उसका अगर कवर को हटा दोगे तो उसके अंदर भी बहुत थिन लेयर, एक व्हाइट कलर की बहुत पतली एक झिल्ली सी और उतरती है, पतली सी झिल्ली और उतरती है, वो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली का ही एक एग्जाम्पल होता है। अगर आप उसमें से नमक का पानी डालोगे ना भैया, तो पानी नीचे जाएगा, नमक नीचे नहीं जाएगा। मतलब ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए आपने नमक के पानी में कोई एग जो है उबाला है ना, तो आपका जो है वो पानी तो अंदर जा सकता है उस अंडे के, लेकिन नमक अंदर नहीं जा सकता। ये हमारा क्या होता है भाई, ये होता हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली का काम। ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं भाई, हमको क्या करना, झिल्लियां तो हमें समझ में आ गई सर, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा ली हमने, एक बर्तन ले रखा है, मतलब एक बर्तन है, कॉलम है, उसके बीच में लगा दे अर्धपारगम्य झिल्ली। अब दो कॉलम बन गए, सर इसमें क्या भरेंगे हम, इसमें क्या भरेंगे, अब इसमें हम भरते हैं जो भी भरना है। देखिए मैं एक काम करता हूँ, इधर मैंने पानी ले रखा है, ले लो सर कोई दिक्कत नहीं, पानी ले लेते हैं हम, ठीक है सर, इधर भी ले लो पानी, ठीक है, इधर भी ले लेते हैं हम पानी। दोनों तरफ अभी फिलहाल के लिए मैंने क्या ले रखा भैया, पानी ले रखा है, सही है, ओके सर। अभी एक काम और करना है, काम क्या करना है सर, अभी इस साइड आपको पानी के अलावा कुछ और चीजें भी लेनी है। क्या लेना है, इसमें मान लीजिए मैंने नमक मिला दिया, चीनी मिला दिया, कोई भी, हमने एक साइड विलेय और मिला दिया, क्या मिला दिया हमने, विलेय के कण और मिला दिया एक साइड। विलेय के कण मिलाने से हो सकता है इसमें भी विलेय मिले हो, लेकिन कंपैरेटिवली मैं एक साइड ही मिला रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए। और ये क्या हो रहा भाई, इससे मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा सर, समझ में ये आ रहा है कि इसकी और इन दोनों में कंडीशन, यानी अलग अलग चीज क्या है भाई, अलग अलग चीज सर ये है कि इसकी जो सांद्रता होगी वो अधिक होगी। ये क्या है हमारा, अधिक सांद्रता वाला विलयन है, ठीक है, अधिक सांद्रता वाला विलयन। और इसकी सांद्रता क्या होगी, कम सांद्रता। ये क्या होगी, कम सांद्रता। सांद्रता मतलब गाढ़ापन बताया था आपको, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देख लिए, जिसकी सांद्रता ज्यादा है एक वो ले लिया, जिसकी सांद्रता कम है एक वो ले लिया। कहने का मतलब है मैंने एक कॉलम लिया है, बीच में लगा रखी है अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली लगाने के बाद में एक साइड मैंने जो पानी लिया उसमें नमक डाल दिया है, घोल दिया है, और दूसरी साइड वाले पानी में केवल नमक है। तो भैया ऐसा होने के बाद ना आप एक मैजिक देखते हो, यहाँ पर क्या देखते हो, मैजिक। और वो मैजिक कैसा है वो हम अभी आपको बताते हैं।
उससे पहले एक चीज समझ लो। क्या चीज समझ लो सर? देखो परासरण क्या होता है, परासरण क्रिया को ही समझ ले। अब एक चीज तुम खुद ये सोच के देखो, अगर मान लीजिए हम घर पे दो चीज लेते हैं, एक मतलब खाली पानी ले रखा है, एक पानी में मैंने नमक मिला रखा है, अगर मैं दोनों को आपस में मिलाता हूँ, क्या दोनों ही अलग अलग रहेंगे? हम कहेंगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक जैसा हो जाएगा। एक जैसा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। यानी कि नमक के अणु इधर जाएंगे, जल के अणु इधर जाएंगे, वो पूरा का पूरा विलेन जो है एक जैसा हो जाएगा अगर आप दोनों को मिलाते हो। अगर मैंने बीच में एक पारगम्य झिल्ली लगा दी, तो पारगम्य झिल्ली लगाने से क्या होता है, तब भी वो आपस में एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं और जाने के बाद एक जैसा विलेन बनाना चाहेंगे। तो भाई ये भी तो चाहेंगे, इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता ज्यादा है, दोनों को मैं एक जगह ले आया। जब एक जगह लेके आया हूं, जब एक जगह लेके, तो ये दोनों विलेन भी तो चाहेंगे हम एक जैसे हो जाए। एक जैसे होने का दो तरीके होता है सर। इसकी सांद्रता क्या है? कम, इसकी सांद्रता क्या है? ज्यादा। भाई तरीका क्या है एक जैसे होने का? इसकी सांद्रता ज्यादा है तो इसकी सांद्रता कम होनी चाहिए, इसकी सांद्रता कम है तो इसकी सांद्रता बढ़नी चाहिए। तो बढ़ने, इसकी सांद्रता बढ़ने के और इसकी सांद्रता कम होने के हमारे पास होते हैं दो तरीके। क्या होते हैं सर? सांद्रता कम, इसका मतलब विलायक की मात्रा ज्यादा है, विलेय कम। सांद्रता अधिक, इसका मतलब विलेय की मात्रा ज्यादा है कंपैरेटिवली। तो या तो इसके विलेय इधर की साइड आ जाए या इसका विलायक इधर की साइड आ जाए। लेकिन यहां पर कौन है भैया? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली ने एक चीज तो बोल दी। क्या बोल दी? अर्धपारगम्य झिल्ली ने कहा भाई मैं विलेय के कणों को इधर से इधर जाने नहीं दूंगा। मतलब मेरे पास में केवल इतनी जगह है, केवल कौन? केवल विलायक के अणु ही मेरे से आर पार हो सकते हैं, विलेय के नहीं जा सकते। तो भाई विलेय के कण तो इधर से इधर नहीं जाने वाले, विलेय के कण तो इधर से इधर नहीं जाने वाले, नहीं जाने वाले, तो विलायक के कणों को इधर से इधर जाना पड़ेगा। तो भाई क्या होगा? विलायक के कण ही यहां से इस साइड से इस साइड जा सकते हैं, जिससे जैसे विलायक के कण इधर से इधर जाएंगे, इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी और इसकी सांद्रता क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो होता क्या है भाई? होता यह है कि सर विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं। कौन? विलायक के अणु, विलायक के अणु। इस मतलब यही जो हमारी प्रक्रिया है, यही जो हमारी क्रिया है, इसी को हम परासरण कहते हैं। अब एक बार समझ लेते हैं इसको डेफिनेशन तौर पे। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो हम कैसे बोलेंगे? देखो सर, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो विलायक के अणु, किसके? विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इसी क्रिया को परासरण क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से सर, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणु गति करने लगते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? परासरण क्रिया कहते हैं। मैं आपको एक एनिमेशन से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मैंने यहाँ पर दो विलयन लिए। एक ये मेरा विलयन है जिसमें केवल जल के अणु है, और एक वो है जिसमें हमारे नमक के अणु बहुत ज्यादा है। तो जैसे मैं यहाँ पर देखता हूं, तो यहाँ से नमक के अणुओं का साइज बड़ा है, नमक के अणुओं का साइज क्या है? बड़ा है। जब इनका साइज बड़ा है तो भाई ये इसमें से होकर नहीं निकल सकते, ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई बीच में। लेकिन जल के अणुओं का साइज क्या होता है? छोटा, तो ये निकल सकते हैं। तो जल के अणु क्या होते हैं? जो कम सांद्रता है उस वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करते हैं? ये जाने लगते हैं, ये इससे जाने लगते हैं, जिससे क्या होता है? इसकी सांद्रता क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है, और इसकी सांद्रता हमारी कम होती चली जाती है। भाई इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस, यानी कि हम बोलेंगे इसको परासरण। मुझे लगता है आपको इस चीज की समझ में आ रहा होगा कि हमारा क्या होता है, ये फंडा है ना। चलिए हम एक काम करते हैं, वापस से अपने इधर आते हैं। परासरण क्रिया है, उम्मीद है समझ में आया होगा क्या होता है ना। एक काम करते हैं सर, इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ताकि उसके बाद हम आगे की परासरण दाब को भी अच्छे से समझ पाए ना। चलिए इसको डेफिनेशन लिखते हैं। पहले इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया है ना,
ताकि हम डेफिनेशन को यहाँ पर लिख सकें। चलिए, क्या होता भाई, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करने लगते हैं। जब कम सांद्रता वाले विलयन, तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणु, किसके? विलायक के अणु गति करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण क्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर से समझ लो भाई, जो डेफिनेशन लिखी है हमने वही मैं बोल रहा हूं, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने क्या किया, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणु, किसके अणु भैया? विलायक के अणु गति करने लगते हैं। इस क्रिया को परासरण क्रिया कहते हैं। भाई परासरण क्रिया की प्रोसेस आपने कभी देखी है या नहीं देखी? परासरण क्रिया की देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। आपने कभी देखा होगा, हमारे घर में मम्मी दीदी या जो भी हैं वो क्या करते हैं कि कभी कभी जैसे हमें खाना होता तो हमें किशमिश लेती हैं वो, और किशमिश को पानी में भिगोने डाल देते हैं। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं जो किशमिश पिचकी हुई होती है वो एकदम से फूल जाती है। वो एकदम से क्या हो जाती है? फूल जाती है। जैसे हम पानी में पड़ रही कुछ टाइम बाद हम देखते हैं किशमिश क्या करती है? फूलना स्टार्ट कर देती है। भाई किशमिश का पानी में फूलना एक हमारी परासरण क्रिया होती है। किशमिश का पानी में फूलना क्या होता है? हमारा परासरण क्रिया। सर कैसे? किशमिश की जो लेयर होती है ना ऊपर वाली, भाई वो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। और किशमिश के अंदर जो विलयन होता है वो हमारा एक शुगर विलयन होता है ना। वो एक हमारा क्या सुक्रोज का सॉल्यूशन होता है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन होता है। तो वहां पर क्या होता है? गाढ़ापन ज्यादा है, सांद्रता वहां पर ज्यादा है। और जब हम पानी में डालते हैं तो पानी की तो सांद्रता बहुत कम है, यानी जब प्योर पानी में डाला जाएगा और उसके अंदर की सांद्रता ज्यादा है तो हमारी परासरण क्रिया में क्या होता है? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाते हैं। यानी जब हम किशमिश को पानी में डालेंगे तो भाई किशमिश के अंदर का विलयन है ज्यादा गाढ़ा, बाहर है पानी जिसका सांद्रता क्या बहुत कम। तो पानी के अणु क्या है? विलायक के अणु है, तो बाहर से अंदर की ओर गति करने लगते हैं, जिससे हमारा किशमिश के अंदर जैसे पानी जाएगा तो किशमिश हमारी क्या होती है? फूलना प्रारंभ कर देती है और फूल जाती है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं, परासरण क्रिया कहते हैं। तो भाई किशमिश का जो पानी में फूलना होता है वो हमारी एक परासरण क्रिया होती है। सही। इसी तरह से हम यहाँ से भी एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल आप एज एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि परासरण क्रिया के एग्जाम्पल क्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई? जल में या किशमिश का जल में फूलना। आप लिख सकते हो यहाँ पर किशमिश का जल में फूलना। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो क्या? सर अंगूर का नमक के घोल में पिचकना। नमक के घोल में पिचकना। ये एग्जाम्पल तो आप खुद भी अपने घर पे
कर सकते हैं भाई, है ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अंगूर लेके आया, अंगूर तो फूला हुआ होता ना, अभी उसको आपने क्या किया, उसको आपने डाल दिया किसी में नमक के विलयन में, पानी लिया उसमें नमक घोल लिया थोड़ा ज्यादा सा, तो होता क्या है कि जो नमक का घोल जो होगा उसकी सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, किससे, अंगूर के अंदर जो विलयन है। जब अंगूर को उसमें डालोगे तो भाई बाहर की सांद्रता ज्यादा होने से बाहर का जो विलयन है वो अंगूर के अंदर से जल के अणुओं को क्या करेगा, खींचेगा, उसके अंदर से जल के अणुओं को खींचेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, अंदर वाला विलयन कम सांद्रता का होता है, बाहर वाला ज्यादा सांद्रता, तो अंदर से बाहर की ओर जल के अणु क्या करते हैं, जाने लगते हैं, और अंगूर हमारा जो फूला हुआ होता है वो पिचक जाता है। तो दोनों ही एग्जाम्पल हमारे किसके भैया, परासरण क्रिया के। लेकिन इनको अलग अलग नाम हम दे सकते हैं भैया। ये जो हमारा क्या है, किशमिश का फूलना है, ये हमारा अंतः परासरण होता है। क्या होता है, अंतः परासरण। इसका मतलब इसमें पानी के जो अणु हैं वो अंदर जा रहे हैं तो अंतः परासरण हो गया, और इसमें पानी के अणु बाहर आते हैं तो इसे हम बाह्य परासरण बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, बाह्य परासरण। ठीक है, ये इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी भाई। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जो हमारा मेन पॉइंट था हमें वहां जाना है। हमें परासरण क्रिया सर समझ में आ गई है, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणु गति करने लगते हैं। इस क्रिया को परासरण क्रिया कहते हैं। और अब हमको क्या जानना भैया, अब जानना हमें परासरण दाब क्या होता है, क्योंकि हमें परासरण क्रिया समझ में आ चुकी है। सर अगर आपको परासरण जानना है कि परासरण क्या होता है, तो परासरण को आप ऐसे समझो। चलिए मैं एक फिर से बर्तन ले रहा हूँ, मैंने एक बर्तन ले रखा है कुछ इस टाइप से, ठीक है, ओके, ये ले लिया। ठीक है, ठीक है, एक इस टाइप से बर्तन ले रखा है मैंने, इसके बीच में मैंने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी हुई पहले वाली, ठीक है, ओके। इसमें करना क्या है, पहले की तरह ही हमें करना है। इधर हमने जल के अणु ले रखे हैं, इधर हमने ले रखा है जल के अणु। सर इधर नहीं लेने, इधर भी लेने भी, इधर भी आप जल के अणु ले लीजिए, ले लिए सर, जल के अणु ले लिए। परासरण को समझना, हम परासरण दाब को समझना है इस वक्त, है ना, तो हमने जल के अणु ले लिए, ठीक है सर। अभी इसमें जल तो ले लिया है, साथ ही साथ इसमें क्या लेना है हमें, नमक के या फिर किसी चीनी के, जो आपको लगे, विलय आपने मिला रखा है। क्यों मिला है, सांद्रता ज्यादा करने के लिए हमने इसमें भाई विलय भी मिला लिया, सांद्रता ज्यादा करने। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर होगी, क्या क्लियर होगी सर, ये क्या है, अधिक सांद्रता वाला विलयन है, अधिक सांद्रता है इसकी, और इस वाले विलयन की सांद्रता क्या है हमारी, कम, इसकी हमारी कम सांद्रता है, इसकी हमारी क्या है, कम सांद्रता है भाई। जब हम, और ये क्या लगा रखा हमने, ये लगा रखा भैया एसपीएम, क्या लगा रखा, एसपीएम। आप कहोगे सर एसपीएम क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट में हम एसपीएम बोलते हैं। तो हमने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है। जब भाई हमने अभी अभी जाना था, क्या जाना था, जब सर दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणु गति करने लगते हैं। कौन करने लगते हैं भैया, ये विलायक के अणु। विलायक के अणु, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को सर हम परासरण क्रिया कहते हैं। अब हमें क्या करना है, परासरण दाब क्या होता है, सुनो, एक लाइन की डेफिनेशन है, वो दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे, जो दाब परासरण क्रिया को रोक देता है वो हमारा परासरण दाब कहलाता है। अब बात ये होती है सर, परासरण दाब जो होगा कहाँ लगाया जाएगा, कैसे हम इस प्रक्रिया को रोक सकते हैं। तो सोचो भाई, सोचो कैसे सर, अगर मैं मान लीजिए इस साइड क्या करता हूँ, एक दाब लगाता हूँ, किस साइड से, इस साइड में एक दाब लगा, क्या इससे परासरण क्रिया रुक जाएगी। अगर मैं यहाँ पर दाब लगाऊंगा, तो भैया दाब लगाने से जल के अणु तो और तेज भागेंगे ना, बिल्कुल भागेंगे सर।
भागेंगे तो यहाँ तो हम दाब नहीं लगा सकते, यहाँ पर हम दाब नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते तो सर एक बार इधर ट्राई करके देखना। चलो इधर ट्राई करके देखना, इस साइड अगर हम ट्राई करते हैं तो यहाँ पर हम लगा देते हैं एक पिस्टन, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक पिस्टन लगा देते कुछ इस टाइप, ठीक है, लगा दी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से प्रेशर डालना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से क्या करता हूँ प्रेशर डालना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे जैसे प्रेशर डालूंगा भाई, सीधी सीधी बात है, विलायक के अणु ऐसे जा रहे हैं, यानी कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, मेरे को कोई पीछे से धक्का मार तो और तेज भागूंगा ना मैं। लेकिन अगर कोई मेरे से, मैं सामने जा रहा हूँ, कोई मेरे को सामने से धक्का मारे तो मेरी जो चाल है, मेरी जो गति है वो क्या हो जाएगी, कम है। और हो सकता है वो इतना फोर्स लगाए जितनी फोर्स से मैं चल रहा हूँ, तो मैं एक जगह रुक जाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो भाई सीधी सीधी वही चीज है, अगर मैं यहाँ से दाब लगा रहा हूँ, यहाँ से क्या लगा रहा हूँ भाई, दाब लगा रहा हूँ, दाब लगाता जा रहा हूँ, लगाता जा रहा हूँ, लगाता जा रहा हूँ, विलायक के अणुओं की जो गति है वो क्या होती चली जा रही है भाई, कम होती चली जा रही है। लेकिन अगर मैंने इतना लगा दिया कि विलायक के अणुओं की गति क्या हो जाए, बिल्कुल रुक जाए, वो गति ही ना कर पाए, उस दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है परासरण दाब की। हम सीधा सीधा ये बोलेंगे सर, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु गति करने लगते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण क्रिया कहते हैं। लेकिन जब अधिक सांद्रता वाले विलयन पर परासरण क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। यानी परासरण क्रिया को रोकने के लिए अधिक सांद्रता वाले विलयन पर जो दाब लगाया जाता है वह परासरण दाब कहलाता है, वह परासरण दाब कहलाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेना, बिल्कुल लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है ना, ओके इधर देखिए, यहां हम लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, परासरण दाब क्या होती है, परासरण क्रिया को रोकने के लिए परासरण क्रिया को रोकने के लिए अधिक सांद्रता वाले विलयन पर जो दाब लगाया जाता है परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो भाई हमने क्या कहा, हमने ये कहा सर परासरण क्रिया को रोकने के लिए अधिक सांद्रता वाले विलयन पर जो दाब लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और भैया परासरण दाब को हम कैपिटल P से या फिर हम पाई से प्रदर्शित करते हैं, या तो हम P से प्रदर्शित कर सकते हैं या पाई से। तो नॉर्मली हमारा पाई रहता है, तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमारा क्या होता है फॉर्मूला। भाई अगर आपने गैसीय समीकरण पढ़ रखी है तो वहां से उसका फॉर्मूला पता होगा आपको। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, PV = NRT, PV = NRT। बिल्कुल इसी के जैसा फॉर्मूला हमारा, अगर मैं परासरण दाब की बात करूं तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है पाई V = NST, पाई V = NST हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है, पाई V = NST परासरण दाब का फॉर्मूला है। सर इसमें कौन सी चीज क्या है, तो अगर हम बात करें पाई की, पाई क्या है सर, यही है परासरण दाब होता है पाई। ठीक है सर, V क्या है भाई, V है विलयन का आयतन, क्या है ये, विलयन का आयतन। और भाई आयतन जो है ये आपका किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए लीटर में। N क्या है भाई, N जो आपने विलय मिलाया था, विलय के मोल, ये है विलय के मोल, विलय के मोलों की संख्या होगी N। सर S क्या है, ये T लिख लो पहले, T क्या है भाई, ताप है, T है ताप,
और जो किस में होना चाहिए हमारा केल्विन में होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे P इक्वल टू nRT है, P इक्वल टू nHT, यहाँ पर P दाब होता था, आयतन होता था, मिले के मोल होते थे, T ताप होता है, R क्या होता था गैस स्थिरांक, और यहाँ पर S क्या है सॉल्यूशन कांस्टेंट मतलब विलयन स्थिरांक। यहाँ पर S जो है वो है विलयन स्थिरांक, और विलयन स्थिरांक की जो वैल्यू है वो आपकी फिक्स रहेगी भाई। S बराबर 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। दूसरी एक ये भी होती है S बराबर 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आपको दोनों वैल्यू आपको विलयन स्थिरांक की याद रखनी होगी। क्या याद रखना भैया, अगर आप, ये डिपेंड करता है कि पराशर दाब किस में पूछा जा रहा है। अगर वो पराशर दाब को एटीएम में पूछता है तो ये वाली वैल्यू लगानी है, और अगर बार में पूछता है तो ये वाली वैल्यू लगानी है। तो दोनों वैल्यू को आप याद रखेंगे, एस की वैल्यू होगी। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है पाई वी इक्वल टू NST। सर इसके अलावा एक और चीज है, क्या है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से ऐसा कर सकता हूँ सर, पाई इज इक्वल टू N/V/ST ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सर N क्या है, N क्या है, N मोल है, V क्या है आयतन, किस में होता है लीटर में। भाई 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता होती है। सर यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया सर, मतलब यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि जो N/V है और V किस में है लीटर में, तो ये तो मोलरता के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। ये इसको हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम C से दिखा देते हैं, C मतलब कंसंट्रेशन, इसको हम किससे दिखा देंगे C से। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा पाई इज इक्वल टू CST। क्या बन जाएगा यहाँ से, पाई इज इक्वल टू CST, वेयर C इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और इसकी यूनिट जो होगी वो होती है मोल लीटर इनवर्स। सही है। इसके अलावा सर एक और फॉर्मूला आता है, एक और फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमको पता है, क्या पता है, चूंकि पाई वी इक्वल टू कितना है NST है, और हमें ये भी पता है सर N बराबर तो W/M होता है ना, वेट अपॉन मोलर वेट, मोल निकालने की संख्या, इसको यहाँ रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई वी इक्वल टू W/M/ST। भाई क्वेश्चंस में मोस्टली मोलर द्रव्यमान पूछा जाता है, तो अगर मैं यहाँ से मोलर द्रव्यमान निकालूं M, तो M बराबर कितना हो जाएगा WST/पाई V, WST/पाई V। ये हो जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला किसका, पराशर दाब और उसके अणुभार का। भाई अगर आपसे पराशर दाब पूछता है, अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पाई वी इक्वल टू NST, और अगर आपसे पूछता है उसका मोलर द्रव्यमान, उसका अणुभार, अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे WST/पाई V। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका जो विलय है वो हमारा एक अवाष्पशील विलय होता है। अगर वाष्पशील विलय होता है तो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो जाती है, वहाँ I से मल्टीप्लाई होती है, वांट ऑफ फैक्टर, वो हम अगली क्लास में जानेंगे कि क्या होता है, वो कैसे होता है। उम्मीद करता हूँ आपको पराशर दाब क्या होता है, पराशर क्रिया क्या होती है, ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या होता है। जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के रूप गति करने लगते हैं। इस क्रिया को पराशर क्रिया कहते हैं। और पराशर क्रिया को रोकने के लिए अधिक सांद्रता वाले विलयन पर जो दाब लगाया जाता है उससे हम पराशर दाब कहते हैं, जिसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। और फॉर्मूला होता है उसका पाई वी इक्वल टू NST। अगर N/V कर दिया तो C लगा देंगे, या फिर N इक्वल टू W/M कर दिया तो यहाँ से M इक्वल टू WST/पाई V हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमारे एल्गोरिथम खत्म हो जाते हैं। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान और वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, यानी वांट ऑफ गुणांक क्या होता है, जो मुझे लगता है कि इस हमारा जो विलयन वाले चैप्टर है उसका हमारा अंतिम शायद लेक्चर रहेगा वो कल वाला। उसके बाद हम टोटल न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इस चैप्टर के, जितने भी हमारे चाहे एग्जाम्पल्स हों, चाहे हमारे एक्सरसाइज वाले हों, चाहे हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस हों, तो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं NCERT के, है ना। तो चलिए वेट करिए उसके लिए। फिलहाल इस लेक्चर को एंजॉय करिए, शेयर करिए। मिलते हैं लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।